कभी सोचा है कि हजारों मील दूर यूरोप में लड़ी जा रही एक जंग भारत में आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दे सकती है। ये सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन यही हुआ। आज हम इसी दिलचस्प कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पहले विश्व युद्ध ने अनजाने में ही सही भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे कि युद्ध शुरू होने पर भारत में क्या माहौल था, लोग क्या सोच रहे थे। फिर बात करेंगे होम रूल आंदोलन की, जो एक नई लहर की तरह आया। और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन सब घटनाओं ने मिलकर आने वाले गांधीवादी युग की जमीन कैसे तैयार की। साल था 1914 और दुनिया पहले विश्व युद्ध की आग में घिर चुकी थी। ऐसे में भारत के राष्ट्रवादी नेता एक बहुत बड़े धर्म संकट में थे। करें तो क्या करें? ब्रिटिश साम्राज्य का साथ दें या इसे एक मौके की तरह देखें? इस एक सवाल पर कोई एक जवाब नहीं था और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। देखिए, उस वक्त मोटे तौर पर 3 तरह की सोच काम कर रही थी। एक तरफ थे नरमपंथी, जिन्हें लगा कि साम्राज्य का साथ देना हमारा कर्तव्य है। फिर थे चरमपंथी, जिन्हें उम्मीद थी कि अगर हम इस मुश्किल वक्त में अंग्रेजों का साथ देंगे तो वो खुश होकर हमें स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट दे देंगे। और एक तीसरा गुट भी था क्रांतिकारियों का, जिनका मानना था कि दुश्मन कमजोर है, अंग्रेजों की सेना भारत से बाहर है, यही सही मौका है आजादी के लिए लड़ने का। तो इस पूरी उथल-पुथल के बीच एक नया और बिल्कुल अलग आइडिया जन्म ले रहा था। एक ऐसा आंदोलन जो न तो पूरी तरह अंग्रेजों का वफादार था और ना ही सीधे-सीधे क्रांति की बात कर रहा था। ये था होम रूल आंदोलन। तो आखिर ये होम रूल था क्या? आसान भाषा में कहें तो अपना राज। लेकिन ये सिर्फ एक नारा नहीं था, इसकी सोच बिल्कुल नई थी। ये कांग्रेस की तरह नहीं था जो साल में एक बार मिलती थी। नहीं, इसका मकसद था राजनीति को साल के 365 दिन 24 घंटे जिंदा रखना, आम लोगों के बीच ले जाना। और इस आंदोलन के लिए माहौल भी एकदम तैयार था। कई चीजें एक साथ हो रही थीं। लोग मॉरले मिंटो सुधारों से पहले ही निराश थे। फिर युद्ध की वजह से महंगाई और टैक्स ने आम आदमी की कमर तोड़ दी थी। ऊपर से जब भारतीय सिपाहियों ने गोरी ताकतों को एक दूसरे का खून बहाते देखा तो उनकी श्रेष्ठता का भ्रम भी टूट गया। और इसी माहौल में बाल गंगाधर तिलक जेल से लौट आए और एनी बेसेंट जैसी एक नई लीडर ने इस आंदोलन को एक नई दिशा दी। अब इस आंदोलन को चलाने वाले 2 बड़े चेहरे थे, 2 पावरफुल इंजन, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। लेकिन मजेदार बात यह है कि दोनों ने मिलकर एक संगठन नहीं बनाया, उन्होंने 2 अलग-अलग लीग बनाई। अब सवाल उठता है कि भाई ऐसा क्यों किया? ये असल में एक बहुत ही स्मार्ट फैसला था। तिलक और बेसेंट दोनों जानते थे कि उनके फॉलोअर्स के बीच थोड़े मतभेद हैं, तो आपस में लड़ने झगड़ने से अच्छा था कि देश को अलग अलग इलाकों में बांट लिया जाए। इससे वो एक दूसरे के काम में दखल दिए बिना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते थे। और ये स्लाइड दिखाती है कि ये तरीका काम कैसे कर रहा था। देखिए, तिलक की लीग अप्रैल 1916 में बनी। इसका काम महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे कुछ खास इलाकों तक ही सीमित था और इसकी सिर्फ 6 शाखाएं थीं। वहीं दूसरी तरफ एनी बेसेंट की लीग कुछ महीने बाद बनी, लेकिन उसका काम पूरे भारत में फैला था और उसकी लगभग 200 शाखाएं थीं। मतलब काम करने का पैमाना बिल्कुल अलग था। और इस आंदोलन ने उस दौर के कई बड़े बड़े नामों को अपनी तरफ खींचा। हम बात कर रहे हैं मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू की, मोहम्मद अली जिन्ना की। ये वो लोग थे जो आगे चलकर भारतीय राजनीति के सबसे बड़े सितारे बनने वाले थे। नेताओं की एक पूरी नई पीढ़ी इस आंदोलन से निकलकर सामने आई। अब आते हैं साल 1916 पर। ये साल भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था। ये सिर्फ होम रूल की वजह से खास नहीं था। ये वो साल था जब सालों पुरानी दुश्मनी भुलाई जा रही थी और एक बड़े मकसद के लिए नए रिश्ते बनाए जा रहे थे। जरा उस पल के बारे में सोचिए। नरमपंथी और चरमपंथी, जो लगभग 10 साल से एक दूसरे से अलग थे, वो फिर से एक हो रहे थे। ये सिर्फ 2 गुटों का मिलना नहीं था, ये एक संकेत था कि आंदोलन अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होने वाला है। और उसी लखनऊ सेशन में एक और बड़ा धमाका हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने हाथ मिला लिया। ये एक बहुत बड़ी बात थी। पहली बार भारत के 2 सबसे बड़े राजनीतिक दल ब्रिटिश सरकार के सामने एक होकर अपनी मांगे रखने के लिए तैयार थे। लेकिन जैसा अक्सर होता है, इस एकता की एक कीमत चुकानी पड़ी।
कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट यानी पृथक निर्वाचक मंडल की मांग मान ली। इसका मतलब था कि मुस्लिम समुदाय के लोग अपने नेताओं के लिए अलग से वोट डालेंगे। उस वक्त ये एक मजबूत मोर्चा बनाने के लिए जरूरी लगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि इस एक फैसले का असर बहुत दूर तक और बहुत गहरा हुआ। अब जाहिर सी बात है, इतना सब कुछ हो रहा था तो ब्रिटिश साम्राज्य चुप तो बैठने वाला नहीं था। उसने भी अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर आती है जहां आंदोलन को अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1917 का साल तो मानो एक रोलर कोस्टर राइड जैसा था। जून में सरकार ने एनी बेसेंट को गिरफ्तार करके एक बड़ी गलती कर दी। इस एक गिरफ्तारी से पूरे देश में विरोध की आग लग गई। दबाव इतना बढ़ा कि अगस्त आते आते सरकार को ऐलान करना पड़ा कि उनका लक्ष्य भारत को स्वशासन देना है। और सितंबर में एनी बेसेंट एक नेशनल हीरो की तरह जेल से रिहा हुई। और ये सिर्फ भारतीय नहीं कह रहे थे, खुद भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेग्यू ने ये माना था। उनका ये कोट कमाल का है। वो कह रहे थे कि बेसेंट को गिरफ्तार करके सरकार ने उन्हें दबाया नहीं, बल्कि उनकी ताकत को और बढ़ा दिया। एक बेसेंट की जगह 52 बेसेंट खड़ी कर दी। तो सवाल उठता है कि इतनी कामयाबी के बाद भी ये आंदोलन धीरे धीरे ठंडा क्यों पड़ गया? देखिए, इसकी कोई एक वजह नहीं थी। संगठन में अंदरूनी कमजोरियां थीं। दुख की बात है कि कुछ सांप्रदायिक दंगे भी हुए। सरकार ने भी सुधारों का लॉलीपॉप दिखाकर नरमपंथियों को शांत कर दिया। इसी बीच तिलक एक केस के सिलसिले में इंग्लैंड चले गए और भारत के राजनीतिक मंच पर एक नई और बहुत बड़ी शक्ति का उदय हो रहा था, महात्मा गांधी और उनका सत्याग्रह। भले ही होम रूल आंदोलन ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन इसकी छाप बहुत गहरी थी। ये अपने पीछे एक ऐसे विरासत छोड़ गया जिसने आज़ादी की लड़ाई की आने वाली पूरी कहानी को तय कर दिया। तो इसकी असली सफलता क्या थी? इसने राजनीति को पढ़े लिखे अमीर लोगों के ड्राइंग रूम से निकालकर गली मोहल्लों और गांवों तक पहुंचा दिया। इसने शहरों और गांवों के बीच एक पुल बनाया और सबसे बड़ी बात, इसने उन जोशीले राष्ट्रवादी नेताओं की एक पूरी फौज तैयार की जिन्होंने आगे चलकर गांधी जी के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई को उसके अंजाम तक पहुंचाया। तो आखिर में वही सवाल, क्या होम रूल आंदोलन एक नाकाम कोशिश थी, या फिर ये वो जरूरी सीढ़ी थी, वो बुनियाद थी जिसके बिना आज़ादी की लड़ाई का अगला और सबसे बड़ा अध्याय शायद लिखा ही नहीं जाता? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भारत की आज़ादी के लंबे और जटिल सफ़र के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।